रानो चिड़िया घर घर चूड़ी बेचने का काम करती थी। रानो का व्यवहार बहुत अच्छा था, इसीलिए जंगल की सारी चिड़िया रानो से ही चूड़ी खरीदना पसंद करती थीं। रानो चिड़िया, मेरी पत्नी के लिए वो हरी वाली चूड़ियाँ दे दो। अरे मिट्टू भैया, आपका तो रंग भी हरा होता है, तो हरी चूड़ियाँ आप पर जचेंगी नहीं। आप ये लाल और पीली चूड़ियाँ खरीद लें। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया। फिर मिट्टू तोता चूड़ी खरीद के वहाँ से चला जाता है। शाम होने तक रानो की सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं और वह अपने घर चली जाती है। करवा चौथ का त्योहार आने वाला है और हर साल मेरी चूड़ियाँ कम पड़ जाती हैं, तो क्यों ना मैं इस साल ढेर सारी चूड़ियाँ बना कर रख लूँ, परंतु मेरी जगह पर चूड़ी कौन बेचेगा। ऐसा सोचकर रानो चूड़ी बनाना शुरू करती है और उन्हें अगली सुबह बेचने के लिए चली जाती है। और तभी उसे कालू कौवा नजर आता है। छोटी चिड़िया, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बहुत जल्दी कोई न कोई काम ढूंढ लूँगा। नहीं नहीं कालू भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यही पूछ रही थी कि आपके पास कोई काम धंधा है या नहीं। नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा दें तो आपकी बड़ी मदद होगी। कालू भैया, हर साल करवा चौथ पर मेरी चूड़ियाँ कम पड़ जाती हैं, इसीलिए मैं दिन रात चूड़ियाँ बनाऊंगी और आप मेरी जंगल जाकर चूड़ियाँ बेचना। ठीक है चिड़िया, मैं चूड़ी बेचने चला जाया करूँगा, परंतु एक दिन के पूरे 500 रुपए लूँगा। ठीक है कालू भैया, आप कल से मेरे घर आ जाना। ऐसे बातें करके रानो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह कालू कौवा रानो चिड़िया के घर आ जाता है। रानो उसे चूड़ियों से भरा टोकरा दे देती है। रानो, आप आराम से चूड़ियाँ बनाओ, मैं अभी जाता हूँ और सारी चूड़ी बेचकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और खूब मन लगाकर अपनी चूड़ियाँ बेचता है। चूड़ियाँ ले लो, नए नए डिजाइन की चूड़ियाँ ले लो, चूड़ी वाला नए नए डिजाइन की चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। ओए कालू, तूने कब से चूड़ी बेचने का काम शुरू कर दिया? नहीं नहीं कबूतर, ये चूड़ियाँ तो रानो की हैं, मैं तो बस ये बेचने आया हूँ। हाँ हाँ, तभी तो मैं कहूँ रानो आज चूड़ियाँ बेचने क्यों नहीं आई। लूसी कबूतरी कालू से लाल रंग की चूड़ियाँ खरीद लेती है। फिर दूसरी गली में कालू चूड़ी बेचने चला जाता है। शाम तक कालू सारी चूड़ियाँ बेच देता है और रानो के घर चला जाता है। अरे वाह कालू भैया, आपने तो पहले ही दिन सारी चूड़ियाँ बेच दी। ये लो आपके 500 रुपए। ठीक है रानो, अब मैं अपने घर चलता हूँ, कल सुबह मैं आ जाऊँगा। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और 500 का नोट अपनी पत्नी गोरी कव्वी को देता है। अरे कालू जी, आपको ये 500 रुपए कहाँ से मिले? फिर कालू कौवा गोरी कव्वी को सारी बातें बताता है। गोरी जी, रानो ने मुझे काम पर रख लिया है और वह मुझे हर दिन के 500 रुपए देगी। क्या कहा कालू जी, आप रानो की चूड़ियाँ बेचते हो? मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपके एक नोट की जगह कई 500 के नोट कमेंगे। फिर गोरी कव्वी कालू को अपना आइडिया बताती है और फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन कालू ठीक वैसा ही करता है। वह चूड़ियों का टोकरा लेकर एक सुनसान जगह पर बैठ जाता है और एक भी चूड़ियाँ नहीं बेचता। अब आएगा शाम को मजा, जब चिड़िया को पता चलेगा कि उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिची। इस तरह से कालू सारा समय वहीं पर बिता देता है और शाम होते ही सारी चूड़ियाँ लेकर रानो के पास चला जाता है। ये क्या कालू भैया, आज तो आपने एक भी चूड़ी नहीं बेची। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिची? चिड़िया बहन, अब हमारे जंगल में कई और पक्षी चूड़ी बेचने आ गए हैं और वह सस्ते दामों में चूड़ियाँ बेच रहे हैं, इसीलिए किसी ने भी मुझसे चूड़ी नहीं खरीदी। यह सुनकर चिड़िया दुखी मन से कालू कौवे से कहती है, कोई बात नहीं कालू भैया, कल से आप और पक्षियों के रेट से ही चूड़ी बेच
बेचना। यह सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, वाह, गौरी का आइडिया तो एकदम काम कर गया। अब तो मेरी कल से बल्ले ही बल्ले होगी। फिर कालू कौवा अगले दिन चूड़ी बेचने बाजार जाता है और कुछ पक्षी कालू को देखकर उसे घेर लेते हैं। अरे कालू, मुझे ये पर्पल कलर की चूड़ियाँ तो दे दो, मैं कल से ही आपका इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं कालू भैया, पहले मुझे चूड़ियाँ दे दो, मुझे ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। ऐसे ही उन दोनों पक्षियों में बहस होने लगती है और कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अगर चूड़ियों के दाम थोड़े से बढ़ा दिए जाएं, तो भी सारी चूड़ियाँ आराम से बिच जाएंगी। ठीक है, मैं आप सभी को जल्दी जल्दी चूड़ियाँ देता हूँ, परंतु चूड़ियों के दाम पहले से अब बढ़ गए हैं। अब जिसे भी चूड़ी खरीदनी है वो मुझे बताए, मैं जल्दी से पैक कर देता हूँ। ठीक है कालू भैया, आप मुझे 2 दर्जन चूड़ियाँ दे दो और ये लो आपके पैसे। फिर कालू कौवा सारी चूड़ियाँ बेच देता है। वे शाम को रानू के घर जाता है और उसे 3 500 के नोट देता है। रानो चिड़िया, आज तो सारी चूड़ियाँ बिच गयी, अब मेरे भी पैसे दे दो, मुझे अपने घर जाना है। रानू एक 500 का नोट कालू कौवे को देती है और गौरी कौवी को 4 500 के नोट देता है। गौरी जी, आपके आइडिया के कारण हमें 1500 रुपए की बचत हुई और उस चिड़िया को पता भी नहीं चला कि उसकी चूड़ियाँ अब सस्ते नहीं बल्कि ऊंचे दामों में बिच रही हैं। हाँ कालू जी, लगता है इस करवा चौथ पर हमारी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब कालू रोज ऐसा ही किया करता, थोड़े से पैसे चिड़िया को देता और ज्यादा पैसे खुद रख लेता और चिड़िया भी पहले से ज्यादा चूड़ियाँ बना रही थी। अरे, चूड़ियाँ बनाने का गोंद तो खत्म हो गया, लगता है मुझे बाजार जाना पड़ेगा। ऐसे सोचकर रानू चिड़िया बाजार चली जाती है और कालू कौवे को ज्यादा पैसों में चूड़ियाँ बेचते देख लेती है। अरे, ये कालू भैया तो मुझसे भी ज्यादा पैसों में चूड़ियाँ बेच रहे हैं और मुझसे झूठ कहा कि जंगल में कई सारे पक्षी चूड़ी बेचने आए हैं। रानू चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है और शाम को कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर अब मैंने ढेर सारी चूड़ियाँ बना ली हैं, तो आपको कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैं कल से अपनी चूड़ियाँ खुद ही बेचना शुरू करूँगी। लगता है रानो को मुझ पे शक हो गया है, इसीलिए मुझे काम से निकाल रही है। कितना अच्छा काम था। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और गौरी कौवी को सारी बातें बताता है। कालू जी, हो ना हो उस रानो को आप पर शक हो गया होगा, वरना इतनी जल्दी तो ढेर सारी चूड़ियाँ नहीं बन सकती। हाँ गौरी जी, आप ठीक बोल रही हो, मुझे काम से निकालकर उस चिड़िया ने बहुत बुरा किया है, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर चला जाता है और उसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेता है और उन्हें अपने घर में छुपा देता है और सुबह हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? किसी जालिम ने मेरी सारी चूड़ियाँ चुरा ली। मेरी सारी मेहनत को कोई दुष्ट चुरा के ले गया। धीरज रखो चिड़िया बहन, उस चोर ने आपकी मेहनत चुराई है, आपकी कलाकारी नहीं। वह कुछ दिनों तक तो बैठ के खा लेगा, फिर उसके बाद भूखा ही मरेगा। इधर कालू भी रानू की चूड़ियाँ बेचने दूसरे जंगल चला गया था। उसकी ढेर सारी चूड़ियाँ बिक रही थी। आज तो मजा ही आ गया, अब ये सारे पैसे मेरे अकेले के हैं, मुझे उस चिड़िया को एक भी पैसा नहीं देना होगा। गौरी इतने सारे पैसे देखेगी तो बहुत खुश होगी। कालू मनमस्त होकर तेजी से उड़ा जा रहा था। अचानक उसकी टक्कर एक सूखे पेड़ से हो जाती है और वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। कालू जी, आपको इतना बड़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया जो उससे टकरा गए? अगर देख के उड़ते तो आपका एक पंख सही सलामत होता। गौरी की यह बात सुनकर कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? मेरा पंख टूट गया है? क्या मैं अब कभी उड़ नहीं सकता? हाँ कालू जी, अब आप कभी नहीं उड़ पाओगे।
और आपके चूड़ी बेचने के रुपए कहाँ हैं? लगता है गौरी जी, जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था शायद पैसे भी वहीं पर गिर गए और अब तक तो उन्हें कोई ले भी गया होगा। कालू जी, लगता है आपको उस चिड़िया का श्राप लगा है, आपको चोट भी लगी और रुपए भी हमारे पास नहीं रहे। हाँ गौरी जी, लगता है मैंने रानों की सारी चूड़ियाँ चुरा कर बहुत गलत किया है। कालू और गौरी अपने किए पर पछता रहे थे और चिड़िया उसी सूखे पेड़ के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर उस पोटली पर पड़ती है। वह उस पोटली को लेकर अपने घर चली जाती है। गौरी और कालू अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। कालू कौवा एक फैक्ट्री में काम किया करता और गौरी कौवी बड़े ही आराम से अपने घर में रह रही थी। कालू जी, मैं सोच रही हूँ इस साल अपने बबलू का दाखिला एक बड़े स्कूल में करवा देते हैं। क्यों गौरी जी, इस स्कूल में क्या बुराई है? कितना होशियार तो है अपना बबलू। कालू जी, अब हम अमीर हो गए हैं, हमारे अकाउंट में काफी ज्यादा पैसे जुड़ गए हैं, तो उन पैसों से थोड़ी अमीराई तो दिखानी चाहिए, तभी तो सभी पक्षियों को लगेगा कि हम सबसे अमीर हैं। हाँ गौरी जी, फिर तो मैं भी एक हवाई मोटर खरीद लेता हूँ, फिर सारे जंगल में हमारी ही चर्चा होगी। ऐसे बातें करके कालू कौवा एक हवाई मोटर खरीद लाता है और सारे जंगल में चलाता है। अरे कालू यार, ये हवाई मोटर किसकी ले आया? तेरा क्या मतलब है कबूतर? मैं ये हवाई मोटर खरीद के लाया हूँ, वो भी अपने पैसों से। तुम्हारी तरह खाली नहीं रहता, महीने के पूरे 50,000 कमाता हूँ। अरे कालू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो आज से पहले आपके पास कभी हवाई मोटर नहीं देखी तो इसलिए पूछ लिया। कालू भैया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप अपनी जिंदगी में हमेशा ही तरक्की करें। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर में काम है। कालू कौवा ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और कबूतर दोनों बातें करते हैं। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग कौवी आ जाती है। माँ जी, आपको कहाँ जाना है? आप हमें पता बता दें, हम आपको वहाँ पहुँचा देते हैं। कालू और गौरी मेरे बहू बेटे हैं, मुझे उनके ही घर जाना है। माँ जी, कालू और गौरी तो हमारे पड़ोसी हैं, चलो हम आपको उनके पास ले चलते हैं। फिर टूनी चिड़िया उस बूढ़ी कौवी को कालू के घर ले जाती है, परंतु गौरी कौवी तो अपनी सास को देखकर चौंक गई थी। माँ जी, आप यहाँ अचानक कैसे आई? सब कुछ ठीक ठाक तो है? गौरी बहू, कल्लू बेटे की नौकरी छूट गई है, उसके घर में पैसों की बहुत तंगी आ गई, तो मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं, जिससे उसका थोड़ा खर्चा कम हो सके। कालू बेटा, शाम को घर आते वक्त मेरे चश्मे ले आना, मुझे इन चश्मों से साफ साफ दिखाई नहीं देता, ये बहुत पुराने हो गए हैं। ठीक है माँ, मैं शाम को आते वक्त आपके चश्मे ले आऊँगा। कालू जी, आपको याद है ना, शाम को हमें मेरी सहेली के घर दावत में जाना है, तो आप मेरे लिए एक सुंदर सा हार लेते आना। ठीक है गौरी जी, मैं आपका हार ले आऊँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गौरी कौवी अपनी सास को भोजन देती है। गौरी बेटी, तुझे तो सब पता है कि मैं इतना तीखा और मसालेदार भोजन नहीं खाती हूँ, इस भोजन से मेरा पेट खराब हो जाता है। माँ जी, मुझे और आपके बेटे को ऐसा ही भोजन पसंद है, अगर आपको यहाँ रहना है तो ये भोजन खाना ही पड़ेगा। फिर गौरी की सास चुपचाप वह मसालेदार भोजन खा लेती है और गौरी कौवी मन ही मन में सोचती है, अरे इस बुढ़िया ने तो ये भोजन खा लिया, कल इससे भी ज्यादा तीखा भोजन बनाना पड़ेगा। गौरी को अपनी सास का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह ऐसा ही करती। ऐसे ही दिन बीतता है, शाम हो जाती है और कालू कौवा अपने घर आता है। गौरी जी, ये लो अपना हार और इसे जल्दी से पहन लो, फिर हम चलते हैं। कालू बेटा, मेरा चश्मा नहीं लाया? माँ, मैं तो भूल गया था कि आपका चश्मा भी लाना है, मैं कल आपका चश्मा ले आऊँगा। फिर वह तीनों अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें टूनी चिड़िया मिलती है। गौरी बहन, लगता है आज किसी दावत में जा रही हो। हाँ चिड़िया,
मेरी सहेली को बेटा हुआ है तो बस हम उसी के घर जा रहे हैं। पर गौरी बहन, माँ जी तो घर पर अकेली होंगी, आप उन्हें भी अपने साथ ले आती। अरे चिड़िया, माँ को बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, वरना हमने तो उनसे कहा था कि आप भी हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। मैं ये खिचड़ी कालू भैया की माँ जी को दे आती हूँ, इसी बहाने उनसे मिल भी लूंगी। फिर टूनी चिड़िया वह खिचड़ी लेकर कालू कौवे के घर आ जाती है। माँ जी, आप ये गरम गरम खिचड़ी खा लीजिए, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। बेटी टूनी, तूने बहुत अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई, मेरा घर में अकेले मन नहीं लग रहा था। फिर वह दोनों ऐसे ही बातें करती हैं और रात भी घनी हो जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं अपने घर चलती हूँ, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और माँ कौवी अपने घोंसले में सो जाती है। फिर कुछ देर बाद कालू और गौरी भी घर आ जाते हैं। कालू जी, देखा आपने कैसे सभी मेरे हार की तारीफ किए जा रहे थे। हाँ गौरी जी, है भी तो मेरी पसंद का, सबसे ऊंची दुकान से ये हार लाया हूँ। वैसे कालू जी, आप सच में चश्मा लाना भूल गए थे, और बहुत महंगा था वो चश्मा, इसीलिए मैं नहीं लाया। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर माँ यहाँ से चली जाएगी। हाँ कालू जी, ये तो आपने एकदम सही किया, बस जल्दी से माँ जी यहाँ से चली जाएं, मुझे उनका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। वह दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे, परंतु उनकी सारी बातें बूढ़ी कौवी सुन रही थी। वह कुछ भी बोल नहीं पाती और चुपचाप अपने घोंसले में सो जाती है। अगली सुबह गौरी कौवी बहुत तीखा भोजन बना के अपनी सास को देती है। माँ जी, आप ये भोजन खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। गौरी बेटी, ये भोजन खा के मेरी तबीयत खराब हो गई है, तू मुझे वैद्य जी के पास ले चल। माँ जी, अब कालू जी तो घर पर है नहीं और मुझे घर का काम करना है, तो आप अकेले ही वैद्य जी के पास चले जाइए। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी कौवी अकेले ही बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। माँ जी, आप अपने खान पान का ध्यान रखिए, ज्यादा मसालेदार भोजन खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, फिर कुछ दिनों में ही आप स्वस्थ हो जाएंगी। बूढ़ी कौवी दवाई लेकर एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर रही थी, तभी वहाँ पर टूनी और कबूतर आ जाते हैं। माँ जी, आप यहाँ अकेले कैसे बैठी हो और गौरी बहन कहाँ है? टूनी चिड़िया को देखकर बूढ़ी कौवी रोने लगती है और उसे सारी बातें बताती है। टूनी बेटी, गौरी और कालू को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए गौरी बहू मुझे हर दिन जानबूझकर मसालेदार भोजन खिलाती है, ताकि मैं तंग होकर यहाँ से चली जाऊँ। माँ जी, गौरी बहन आपके साथ बहुत बुरा कर रही है, ऐसे तो आपकी तबीयत और भी खराब होती जाएगी। बेटी, मेरा छोटा बेटा बहुत गरीब है, अब मैं उसी के पास जा रही हूँ, ये दोनों ऐसे खुश हैं तो ऐसे ही सही। माँ जी, आपकी तबीयत खराब है, आप कुछ दिन और यहाँ रह लेती, फिर चली जाना। कबूतर बेटा, अगर मेरी बहू मुझसे नफरत करती तो मैं शायद कुछ दिन यहाँ रह लेती, परंतु मेरा तो बेटा ही मुझसे नफरत करता है, फिर मैं यहाँ कैसे रहूँ? ऐसा कहकर माँ कौवी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यह खबर सुनकर गौरी और कालू तो बहुत खुश होते हैं और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी जी, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था, अब मुझे वहाँ से निकाल दिया है। ये क्या बोल रहे हो कालू जी? वो आपको ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? आप तो वहाँ काफी दिनों से काम कर रहे थे। पता नहीं गौरी जी, मुझे काम से क्यों निकाल दिया। अब कालू के पास कोई काम ना था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। उनके सारे जमा पैसे खत्म हो जाते हैं। वो अपने बेटे की फीस भरने के लिए अपनी हवाई मोटर भी बेच देते हैं। गौरी जी,
अब घर चलाने के लिए हम दोनों को कोई काम तो करना पड़ेगा, वरना हमारे भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। क्या कालू जी, अब मुझे भी काम करना होगा? वो अच्छे दिन कहाँ गए जब आप कमाते थे और मैं घर में आराम से रहती थी। ऐसा कहकर गौरी कौवी अपने हालातों पर दुखी हो जाती है और कालू कौवे के साथ काम पर जाने लगती है।